नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का रविवार को यानी कि आज निधन हो गया है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। उनका इलाज संयुक्त अरब अमीरात के एक अमेरिकी अस्पताल में चल रहा था। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाइलॉइडोसिस बीमारी से वो जूझ रहे थे। परवेज मुशर्रफ का जो आखिरी वीडियो सामने आया है उसमें देखा गया कि वो चलने में असमर्थ थे। वे पूरी तरह व्हील चेयर के भरोसे थे और खाना भी नहीं खा पा रहे थे। अमाइलॉइडोसिस की शिकायत के बाद मुशर्रफ को पिछले साल 10 जून को संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर में बदल गया। उन्होंने पिछले साल जून वेंटिलेटर पर रखा गया था। लंबे समय से बीमारी के बाद उनका आज निधन हुआ। इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद हुसैन ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को याद किया। उन्होंने लिखा, परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, वे एक महान व्यक्ति थे। मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। 232 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। आपको बताते चले, मोदी सरकार ने चीनी ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 232 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से 138 ऐप्स सट्टे और 94 ऐप लोन से संबंधित है। गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तुरंत चीनी लिंक वाली इन ऐप्स को बैन कर दिया। इन ऐप्स से लोन लेना बहुत आसान था, जहां आमतौर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से लोन लेने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने होते हैं, वेरिफिकेशन करानी होती है। वहीं इस ऐप से लोन लेना चुटकी बजाने जितना आसान है, लेकिन लोन के बदले भारी ब्याज वसूला जाता है। इसी तरह सट्टे से जुड़े ऐप्स के जाल में उलझकर कई युवाओं का जीवन बर्बाद हो जाता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 232 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये नॉन बैंकिंग एप्लीकेशन थे, जिनकी वजह से लोन लेने में काफ़ी आसानी होती थी। इस दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट नहीं करने होते थे। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत सम्मेलन में एक स्पीकर के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आमंत्रित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम विजन 2047 रखा गया है। इसके साथ ही वे बदलते राजनीतिक परिदृश्य और अगले 25 साल में भारत के लक्ष्य पर अपने विचार साझा करेंगे। दरअसल देश में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्यों को देखते हुए उन्हें भारतीय लोकतंत्र की नींव और अगले 25 वर्षों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं जैसे विषय पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया है। तो DCW अध्यक्ष को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न्योता आया है और इस दौरान उन्हें बुलाया गया है एक स्पीकर के तौर पर। स्वाति मालीवाल को इस दौरान न्योता भेजा गया है। इस दौरान उपराज्य के पास अनुमोदन की फाइल भी लंबित है। स्वाति मालीवाल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया है। LG के पास अनुमति मिलने का इंतजार कर रही हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। ये सम्मेलन 11-12 फरवरी 2023 में आयोजित किया जाना है। दरअसल इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले सम्मेलन में इस कई भारतीय मंत्रियों से लेकर व्यापारिक नेता और प्रभावशाली लोगों की मेजबानी करने का इतिहास रहा है। इससे पहले नितिन गडकरी, अमर्त्य सेन, जोया अख्तर, विनोद राय, अजीम प्रेमजी, शशि थरूर, पी चिदम्बरम और महुआ मोइत्रा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष DCW अध्यक्ष को लोकतंत्र विषय पर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कहा गया। देश में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय लोकतंत्र की नींव और अगले 25 वर्षों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस पर
विचार रखें। स्वाति मालीवाल भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका और आगे बढ़ने के तरीके पर जमीनी स्तर पर और नीतिगत स्तर पर अपने वर्षों के काम से अपने अनुभव को साझा करेंगे। जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यात्रा की मंजूरी मांगने को फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी गई है, जो अनुमोदन के लिए लंबित है। इस बीच स्वाति मालीवाल ने एलजी से फाइल को अप्रूव करने की अपील करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि आयोग के काम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की यात्रा करने और अन्य वैश्विक नेताओं से बातचीत करने और अपने देश की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। सहारनपुर में ग्लोकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चलती बस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नारे लगाने वाले 2 छात्रों की पहचान हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में चलती बस के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की घटना सामने आई है। आरोप है कि नारे मिर्जापुर स्थित ग्लोकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए हैं। ये छात्र चलती बस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए साफ दिखाई दे रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं। हालांकि मामला छात्रों की आपसी मजाक का दिखाई दे रहा है, जिसमें छात्र हंसते हुए पहले मोनी सर जिंदाबाद कह रहे दिखाई दे रही हैं, जबकि अचानक बीच में एक छात्र पाकिस्तान का नाम ले लेता है। इसी को लेकर सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से विधायक उमर अली खान इस मामले में आ गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से ट्विटर पर वीडियो को वायरल किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार बजट गैरसैंण में होगा। ऐसे में हरीश रावत का मौन व्रत करना बेबुनियादी है। एक बार फिर गैरसैंण का मुद्दा गरमा गया है। हरीश रावत ने मौन व्रत किया है, जिसको लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कहा जा रहा है कि हरीश रावत के द्वारा इस मुद्दे को उठाना बेबुनियाद है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने का विरोध अब अल्मोड़ा के विकासखंड के ग्राम प्रधान करने लगे हैं और लगातार यहां पर ग्राम प्रधान इसका विरोध कर रही हैं। विकासखंड के ग्राम प्रधान का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुरानी व्यवस्था को लागू करने की अपील की जा रही है। अल्मोड़ा जनपद पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के होने के मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है और जिसकी वजह से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्मोड़ा विकासखंड के ग्राम प्रधान का लगातार विरोध किया जा रहा है। इस दौरान विषम भौगोलिक परिस्थितियों के होने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, जिसके चलते मनरेगा योजना के कार्यों में लगे मजदूरों की मोबाइल के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई जाना मुश्किल हो जाती है और अगर उनकी 2 बार की एंट्री नहीं होगी तो भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और अल्मोड़ा से ये पूरी खबर सामने आ रही है। यहाँ मनरेगा योजना के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सरकार को इस प्रणाली को खत्म करने की बात की जा रही है और लगातार मांग की जा रही है कि पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मनरेगा में काफ़ी समस्या उपस्थिति दर्ज कराने में आती है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ लगातार बदलाव होता रहता है। इसी वजह से मोबाइल में नेटवर्क की समस्या देखने को मिलती है और उपस्थिति दर्ज कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। और कहना यही है कि अगर इसी तरीके की परिस्थितियां बनी रही तो उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी और इस दौरान भुगतान करने में काफ़ी कठिनाइयां होंगी। योजना के कार्य इस दौरान प्रभावित होंगे। तो सरकार को इस प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए और पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहिए।
हाजिरी वाला लगा रखा है ना इन्होंने कि 2 टाइम होगा, क्योंकि ऐसा है कि लेबर गांव का जो होता है वहाँ एक तो ना नेटवर्क चलता है, न किसी में हमारे मोबाइल में पैसा भी नहीं होता है, किसी में हमारे पास वहाँ टाइम भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब मानो हमारा कोई ब्लॉक का काम है, हम यहाँ आए, अगर किसी ने हाजिरी नहीं ली तो उसकी पूरी दिन की दिहाड़ी जा सकती है, उसका यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। कल को सरकार यही कहेगी कि ऑनलाइन हमने हाजिरी मांगी थी भाई, जितने यहाँ आपकी हाजिरी आई उसी अनुसार आपका पेमेंट भी होगा, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और ये देने में हम असमर्थ हैं। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम चला है, वो हमारे पहाड़ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमारे लिए यह योजना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 टाइम इसमें जो ऑनलाइन हाजिरी लेनी है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बहुत जगह हमारे नेटवर्क की सिस्टम की समस्या है। इस वजह से अगर माना हमारा लेबर आ जाता है और लेबर आ गया और एक टाइम का उसकी हाजिरी हो गया और सेकेंड टाइम में उसकी हाजिरी नहीं हुई, और वो तो अपना पूरा दिन लेगा, लेकिन हमें सरकार आधा ही पैसा देगी। और जब नहीं आएगा, अगर वो आदमी हम घर गांव से 2-3 किलोमीटर दूर गया है काम में और उसका वहाँ हम सुबह भी नहीं आया, तो उसका दिन तो बर्बाद हो गया, हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सरकार हमें उसका पैसा नहीं देगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इसको जिस तरह से पूर्व में मनरेगा का कार्य चल रहे थे उसी तरह इसको क्रियान्वित किया जाए। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस दिल्ली वासियों को सुरक्षा के अलावा खेल कूद के लिए भी बढ़ावा दे रही है। ऐसा ही वाकया दिल्ली के अंबेडकर नगर स्टेडियम में देखने को मिला, जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और रेसलर दीपक पुनिया की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। दरअसल मिशन ओलंपिक के तहत उन प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए बच्चों द्वारा किए गए परेड की जमकर सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का एकमात्र सूत्र है अपनों से बड़े शिक्षकों और अभिभावकों की हर बात को ध्यान से सुनो। मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा मौजूद रहे हैं और साथ में कहा जा रहा है कि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।